नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा नाम जिसमें वीरता है, जुनून है और एक अनसुलझा रहस्य भी है। आज हम कुछ स्रोतों के जरिए उनकी जिंदगी और उनकी सोच के कुछ अहम पड़ावों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। नेताजी की पहचान अक्सर आप कह सकते हैं एक सैनिक या क्रांतिकारी तक ही सीमित कर दी जाती है, लेकिन वो एक गहरे विचारक भी थे, एक दूरदर्शी राजनेता। आज हम उनके शुरुआती राजनीतिक जीवन से लेके कांग्रेस से उनके मतभेद, उनके विचारों की गहराई, वो रोमांचक विदेश यात्रा और अंत में उनके कथित निधन से जुड़े रहस्य पर बात करेंगे। ये सब हमें मिले स्रोतों, उनके पत्रों, भाषणों और जांच रिपोर्ट के कुछ अंशों पर आधारित होगा। हाँ, ये दिलचस्प है कि वो शुरुआत में कांग्रेस के इतने बड़े नेता थे, 1938 में अध्यक्ष भी बने। फिर ऐसा क्या हुआ कि रास्ते अलग हो गए? देखिए, मुख्य वजह थी महात्मा गांधी के साथ स्वतंत्रता हासिल करने के तरीकों पर मतभेद। बोस तत्काल और पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। उनका मानना था कि जरूरत पड़ने पर अहिंसा के साथ साथ सशस्त्र संघर्ष का रास्ता भी अपनाना पड़ सकता है। अच्छा। जबकि कांग्रेस का जो मुख्य नेतृत्व था वो चरणों में स्वतंत्रता का पक्षधर था और पूरी तरह अहिंसक तरीकों पर ही जोर देता था। यानी उनका वो मशहूर नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हाँ, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उनकी रणनीति का आप कह सकते हैं एक अहम हिस्सा था। इसी वैचारिक टकराव के चलते तो 1939 में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। अच्छा, फॉरवर्ड ब्लॉक ये शुरू में कांग्रेस के भीतर ही था? हाँ बिल्कुल, शुरू में कांग्रेस के भीतर ही एक वामपंथी गुट के तौर पर शुरू हुआ था। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा, वो सिर्फ एक्शन में विश्वास रखने वाले नेता नहीं थे, उनके विचारों में भी बहुत दम था। खासकर 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन का उनका भाषण, उसकी बहुत बात होती है। यकीनन, वो भाषण तो उनकी दूरदर्शिता का सबूत है, सही मायनों में। सोचिए, आजादी से पहले ही वो एक आधुनिक, औद्योगिक और धर्मनिरपेक्ष भारत की नींव रखने की बात कर रहे थे। हाँ। राष्ट्रीय योजना समिति का विचार, विज्ञान तकनीक का महत्व, हिंदू मुस्लिम एकता को बराबरी और आजादी दोनों के लिए जरूरी मानना, ये सब दिखाता है कि वो सिर्फ क्रांतिकारी नहीं, एक राष्ट्र निर्माता की सोच रखते थे। सही बात है। उन्होंने तो कांग्रेस के लोकतांत्रिक आधार को भविष्य में तानाशाही से बचाव का एक जरिया भी माना था। विचारों की ये स्पष्टता तो थी, लेकिन शायद उन्हें लगा कि इन विचारों को जमीन पर उतारने के लिए अब सिर्फ कांग्रेस का मंच वो काफी नहीं है। क्या इसीलिए उन्होंने वो नाटकीय कदम उठाया कलकत्ता से फरार होने का? लगता तो यही है। जनवरी 1941, जब सब सोच रहे थे कि वो घर में नजरबंद हैं, वो भेष बदलकर मोहम्मद जियाउद्दीन के नाम से पेशावर होते हुए काबुल पहुंच गए। मकसद साफ था, बाहरी मदद से ब्रिटिश राज पर हमला करना। काबुल का सफर तो आसान नहीं रहा होगा, मुझे लगता है काफी मुश्किलें आई होंगी। बिल्कुल नहीं, आसान बिल्कुल नहीं था। सोवियत दूतावास से संपर्क साधना मुश्किल था, शायद बदलते हुए राजनीतिक समीकरणों के कारण। फिर जर्मन और इतालवी दूतावासों से बात बनी, छिपकर रहना पड़ा। यहां तक कि पुलिस वाले को जब शक हुआ तो रिश्वत में पिता की दी हुई सोने की घड़ी तक देनी पड़ी। अरे बाप रे। हाँ, आखिरकार मार्च 1941 में इटली के एक राजनयिक पासपोर्ट पर ऑरलैंडो मज़ोट्टा का नाम से वो सोवियत रूस होते हुए बर्लिन पहुंचे अप्रैल 1941 में। बर्लिन में हिटलर से मुलाकात और उसे मीन कैफ पर टोकना, ये किस्सा तो उनकी बेबाकी दिखाता है ना? हाँ बिल्कुल, और हिटलर ने ही उन्हें पनडुब्बी से जापान जाने की सलाह दी थी, हवाई यात्रा के बजाय। तो 1943 में उन्होंने जर्मनी से जापान तक की वो अविश्वसनीय यात्रा की। पनडुब्बी से? हाँ, पहले जर्मन यू बोट, फिर बीच समंदर में जापानी पनडुब्बी में ट्रांसफर। ये द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी तरह का पहला वाकया था। कमाल है। जापान पहुंचकर उन्होंने आजाद हिंद फौज INA की कमान संभाली, सिंगापुर में आजाद हिंद की अंतरिम सरकार बनाई और चलो दिल्ली का नारा दिया। हाँ, चलो दिल्ली। INA ने मणिपुर के मोइरांग में तिरंगा फहराया भी, और उनका जय हिंद का नारा तो आज भी हमारा है। जय हिंद। और फिर आता है वो सवालिया निशान, 18 अगस्त 1945, ताइवान में विमान हादसा और उनकी मौत की खबर। लेकिन इस पर इतने सवाल क्यों हैं? सवाल इसलिए क्योंकि कोई पुख्ता सबूत, कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। ना कोई तस्वीर, ना कोई मृत्यु प्रमाण पत्र। उनके साथ जो कर्नल हबीबुर रहमान थे वो बच गए थे। उनकी गवाही अहम थी, पर फिर भी भारत सरकार ने 3 जांच आयोग बनाए इस पर। फिगेज रिपोर्ट 1946 और शाहनवाज समिति 1956 ने तो कहा कि मृत्यु विमान हादसे में हुई, पर शाहनवाज समिति में नेताजी के भाई सुरेश चंद्र बोस,
उन्होंने ही असहमति जता दी थी। अच्छा। और सबसे हाल का मुखर्जी आयोग, उसने तो शायद नतीजा ही पलट दिया था। हाँ, जस्टिस मुखर्जी आयोग ने अपनी 2006 की रिपोर्ट में कहा कि नेताजी की मौत विमान हादसे में नहीं हुई थी। हालांकि सरकार ने ये रिपोर्ट खारिज कर दी। आयोग को हादसे या मृत्यु का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं मिला। तो फिर वो अस्थियां जो टोक्यो के रिंकोजी मंदिर में हैं, उन पर भी सवाल उठाया गया। उनकी बेटी अनीता बोसफाफ और कई लोग आज भी उन अस्थियों के डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं ताकि सच सामने आ सके। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक क्रांतिकारी, एक विचारक, एक कुशल संगठनकर्ता और एक ऐसा नायक जिसकी कहानी का अंतिम अध्याय शायद लिखा जाना अभी बाकी है। हाँ, उनकी विरासत निश्चित रूप से जटिल है और बहुआयामी भी। इन स्रोतों से हमने उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने की कोशिश की है, पर उनकी मृत्यु से जुड़ा सच क्या है, ये सवाल आज भी कायम है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास अपने नायकों की कहानियों को कैसे बुनता है और क्यों कुछ रहस्य वक्त के साथ धुंधले होने के बजाय और गहरे होते चले जाते हैं।